पिछले वीडियो में आपने अंश निर्गमन की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में जानकारी अपन ने प्राप्त की। इसी से आगे बढ़ते हुए हम आज अंशों का निर्गमन और हरण चैप्टर में कंपनी की अंश पूंजी के प्रकार, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी अंश पूंजी को कंपनी अधिनियम की अनुसूची जो 3 है के भाग 1 में दिए गए चिट्ठे में प्रदर्शित करने के आधार पर कई भागों में विभक्त किया जाता है। यानी शेयर कैपिटल को कई रूप में दिखाया जाता है चिट्ठे में। दायित्व साइड में यानी लायबिलिटी साइड के अंतर्गत इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड जो है हमारा, उसमें पूंजी को किस प्रकार से दिखाया जाता है या उसके कितने रूप होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो रूप है वो है अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल। पार्षद सीमा नियम में पूंजी की जो अधिकतम राशि व्यक्त की जाती है, दिखाई जाती है, उसे ही अधिकृत पूंजी कहते हैं। यह पूंजी की वह अधिकतम राशि है जिसका कंपनी अपने जीवन काल में निर्गमन कर सकती है। यानी इसे पंजीकृत पूंजी, रजिस्टर्ड कैपिटल या नाम मात्र की पूंजी, नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। यानी यह वह पूंजी होती है या पूंजी की वह राशि होती है जिसे कंपनी अपने पूरे जीवन काल में निर्गमन कर सकती है, जिसका निर्गमन किया जाता है, वही अधिकृत पूंजी है। दूसरा जो भाग होता है निर्गमित पूंजी, इश्यूड कैपिटल। अधिकृत पूंजी के उस भाग के जो जनता को नकद धन या अन्य किसी प्रतिफल के बदले निर्गमित किया जाता है। यानी अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को नगद या अन्य किसी प्रतिफल के बदले निर्गमित किया जाता है, उससे निर्गमित पूंजी कहते हैं। और ऐसी पूंजी जितने अंशों में विभक्त होती है उन्हें निर्गमित अंश कहते हैं। अब यहां पर अधिकृत पूंजी के 2 भाग हो जाते हैं कि जितना आपने निर्गमित कर दिया वो निर्गमित पूंजी कहलाती है, और जितना हमने निर्गमित नहीं किया है, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को निर्गमित नहीं किया है, वो कहलाता है अनिर्गमित, यानी अनइश्यूड कैपिटल कहलाती है। और अंशों में विभक्त करेंगे तो अनइश्यूड शेयर कहलाते हैं। यानी अधिकृत पूंजी का जरूरी नहीं है पूरा एक साथ ही कंपनी जनता को निर्गमित करे, उसका कुछ भाग वह आगे के लिए रोक सकती है, और ये अतिरिक्त अंश पूंजी जो है आवश्यकता होने पर ही निर्गमित किए जाते हैं। तो निर्गमित पूंजी और अनिर्गमित पूंजी। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है प्राथित या अभिदत्त पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कंपनी ने जनता में निर्गमित किए अंश, तो जरूरी नहीं है, या हम यूँ कह सकते हैं कि 2 स्थितियां बन सकती है कि जितने अंश निर्गमित किए जनता द्वारा वो सारे अंश क्रय कर लिए जाएं या क्रय के लिए आवेदन आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि जितने अंश निर्गमित किए हैं उतने अंशों को खरीदने के लिए आवेदन न आए। तो निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसका अभिधान जनता द्वारा किया जाता है अर्थात जिसके लिए जनता द्वारा आवेदन पत्र दिए जाते हैं, उसे प्राथित या अभिदत्त पूंजी कहते हैं। और जितने अंशों के लिए आवेदन पत्र आते हैं उतने अंशों अभिदत्त अंश यानी सब्सक्राइब्ड शेयर्स कहलाते हैं। एक बात और ध्यान में यहाँ पे रखनी होती है कि कंपनी केवल उतने अंशों का ही आवंटन कर सकती है जितने अंशों का निर्गमन किया है। भले ही अधिकृत पूंजी उसकी ज़्यादा हो, लेकिन एक बार में जितने पूंजी उसने निर्गमित किए है
उतने अंश ही जो है कंपनी आवंटित कर सकती है। यदि समस्त निर्गमित पूंजी के लिए आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो निर्गमित पूंजी के उस भाग को न अभिदत्त की गई पूंजी यानी अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। मान लीजिए कंपनी ने 50,000 शेयर इश्यूड किए, लेकिन जनता द्वारा केवल 40,000 अंशों के लिए ही आवेदन पत्र अगर प्राप्त हुए हैं तो कंपनी केवल 40,000 अंश ही इशूड करेगी और जो 10,000 अंश निर्गमित नहीं करेगी वो अनसब्सक्राइब्ड कहलाएंगे। इसके अलावा दूसरी स्थिति भी है। मान लीजिए कंपनी ने 50,000 अंश इशूड किए, निर्गमित किए, लेकिन जनता द्वारा 60,000 अंशों के लिए आवेदन आ जाते हैं तो भी कंपनी केवल 50,000 अंश ही निर्गमित करेगी, न कि 60,000 अंश निर्गमित करेगी। यह ध्यान में रखने वाली महत्वपूर्ण बात है। तो यानी यहाँ पर भी कंपनी की पूंजी के दो पार्ट हो गए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जिसके लिए जनता ने अभिदान दे दिया है, और निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसके लिए जनता ने अभिदान नहीं दिया गया है। चौथा है मांगी गई पूंजी यानी कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी द्वारा अंशधारियों से अभिदत्त अंशों पर जितनी राशि मांगी जाती है उसे मांगी गई पूंजी कहते हैं। यानी अभिदत्त पूंजी का जितना भाग मांगने के लिए यदि अभी शेष है तो उसे न मांगी गई पूंजी कहते हैं। यहाँ पर भी दो भाग हो गए, मांगी गई पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल और न मांगी गई पूंजी अनकॉल्ड कैपिटल। मान लीजिए 100 रुपये का एक शेयर है और अभी तक कंपनी ने उसके ऊपर 80 रुपये ही मांगे गए हैं, यानी 100 रुपये के शेयर पर 80 रुपये मांगे गए हैं, तो कॉल्ड अप कैपिटल जो है 80 रुपये प्रति अंश के हिसाब से आ जाएगी, और अनकॉल्ड कैपिटल यानी 20 रुपये शेष जो न मांगी गई पूंजी जो है वो 20 रुपये प्रति अंश कहलाएगी। पांचवा है प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल। मांगी गई पूंजी का वह भाग जो प्राप्त हो जाता है उसे प्रदत्त पूंजी कहते हैं। यदि मांगी गई समस्त राशि का भुगतान अंशधारियों द्वारा कर दिया जाता है तो मांगी गई तथा प्रदत्त पूंजी एक ही होगी। परंतु यदि मांगी गई राशि का एक भाग अंशधारियों द्वारा देय तिथि तक नहीं चुकाया जाता है तो इस भाग को बकाया या न दी गई मांग राशि यानी कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स अनपेड कहते हैं। कई बार अंशधारी बार बार मांगे जाने वाले राशियों का भुगतान करने की असुविधा से छुटकारा पाने के लिए अपने अंशों का समस्त या शेष मूल्य एक साथ दे देते हैं। तो जो राशि किसी मांग से पूर्व ही प्राप्त हो जाती है उसे हम अग्रिम मांग या कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। यानी किसी अंशधारी द्वारा उसके ऊपर मांगी गई अंशों की राशि एक साथ ही पूरी राशि चुका देना। तो जो न मांगी गई अभी तक राशियां हैं यानी जो एडवांस में प्राप्त हो चुकी है उसे कॉल्स इन एडवांस या अग्रिम मांग कहते हैं। तो प्रदत्त पूंजी के भी दो भाग हो गए, एक तो हमें पेड अप कैपिटल और एक अनपेड कैपिटल। इसके बाद जो छठा पॉइंट आता है रिजर्व कैपिटल। कंपनी को निर्गमित अंशों पर न मांगी गई राशि को अंशधारियों से कभी भी मांगने का अधिकार होता है, परंतु कभी कभी एक सीमित दायित्व वाली कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित कर देती है कि न मांगी गई पूंजी का एक निश्चित भाग केवल कंपनी के समापन के समय ही मांगा जाएगा। तो न मांगी गई पूंजी के वह भाग जो भविष्य में समापन के समय मांगने के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है उसे संचित पूंजी कहते हैं, रिजर्व कैपिटल कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था कंपनी के ऋणदाताओं की सुरक्षा तथा उनमें विश्वास स्थापित करने के उद्देश्य से की जाती है। ऐसा करने से कंपनी की साख बढ़ती तथा उसे ऋण प्राप्त करने में सुविधा होती है। नए कंपनी अधिनियम में यानी हालांकि अभी इसे हटा लिया गया है,
कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार यदि एक अंश पूंजी वाली असीमित दायित्व वाली कंपनी सीमित दायित्व वाली कंपनी में परिवर्तित होती है तो वह संचित अंश पूंजी रख सकती है। यानी असीमित दायित्व वाली कंपनी सीमित दायित्व वाली कंपनी में परिवर्तित होती है तो ही वह संचित अंश पूंजी रख सकती है, अन्यथा नहीं। अगला जो पॉइंट है, अंश वारंटों के प्रति प्राप्त धन, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इसे अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार चिट्ठे के नए प्रारूप में अंशधारियों के कोष शेयर होल्डर्स फंड शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। और अगला एक पॉइंट और आता है, आवंटन लंबित रहने के दौरान अंश आवेदन राशि, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। यानी जब आवेदन राशि प्राप्त हो जाती है और तब तक और शेयर अभी तक आवंटित नहीं किए गए हैं तो आवेदन राशि, यदि कंपनी के पास अंतिम खाते बनाने की तिथि को अंश आवेदन राशि शेष है, उसके विरुद्ध अंश आवंटित नहीं किए गए हैं तो इसे चिट्ठे में समता और दायित्व इक्विटी एंड लायबिलिटीज में अलग दिखाया जाना अनिवार्य होता है। एप्लीकेशन की राशि को अलग से दिखाना अनिवार्य होता है। यानी अगर मान लीजिए हमें एप्लीकेशन की राशि प्राप्त हो चुकी है और बीच में फाइनेंशियल ईयर अगर समाप्त होता है और कंपनी को चिट्ठे तैयार करने पड़ते हैं, अंतिम खाते तैयार करने पड़ते हैं, तो उस स्थिति में उसे आवेदन राशि को अलग से दिखाना पड़ता है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड्स के अंतर्गत। तो ये थे हमारी कंपनी के पूंजी के प्रकार, अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी और अनिर्गमित पूंजी, प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी सब्सक्राइब्ड कैपिटल और अनअभिदत्त पूंजी यानी अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, मांगी गई पूंजी, न मांगी गई पूंजी, प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल और अनपेड न चुकाई गई पूंजी। इसी प्रकार बकाया मांग और कॉल्स इन एडवांस और संचित पूंजी। ये जो पॉइंट्स हैं, यानी इन रूपों के अंतर्गत कंपनी के चिट्ठे में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड्स के अंतर्गत जो है शेयर होल्डर्स फंड्स के अंतर्गत ये पूंजी दिखाई जाती है। धन्यवाद।